नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। सुप्रभात, राधे राधे। आज हमारी इस पॉलिटिकल साइंस इस राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। अपने यार दोस्तों को जोड़ते रहिए। आज हम सवालों के साथ उन सारी बातों को भी समझने का प्रयास करेंगे कि उस सवाल के पीछे कि वो कौन सा संदर्भ है कि वो सवाल पूछा गया। अगर कभी कोई आयोग, कोई भी आयोग, लोक सेवा आयोग हुआ या आपका अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हुआ या आपका शिक्षा चयन सेवा आयोग हुआ, अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर सवाल उठा के रख दिया गया है तो उसमें तो वो कोई नयापन नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन अगर वो कोई नया सवाल पूछ रहे हैं तो हर उस नए सवाल के पीछे एक उनका दृष्टिकोण होता है, एक मापदंड होता है, एक विचारधारा होती है कि वो उन्होंने इस विचारधारा से ये सवाल पूछा है। तो आज हम सवाल के साथ साथ उन सवालों की विचारधारा पे ध्यान देंगे कि उस सवाल के पीछे कौन सी विचारधारा है। विचारधारा का तात्पर्य किसी एक वर्ग से नहीं, किसी एक पार्टी विचारधारा से नहीं। उस विचारधारा का संदर्भ यह है कि वर्तमान में वो शब्द इतना परिलक्षित जो हो रहा है उसके उसके पीछे की हिस्ट्री क्या, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो आज हम इस चीज पे आज हम कम सवाल देखेंगे, लेकिन हम उसके पीछे का एक इतिहास जानने का प्रयास करेंगे कि वो सवाल आया क्यों है, और आया है तो उसकी रिलीवेंस क्या बनी हुई है, उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या बनी हुई है। ठीक सर, आइए हम देखते हैं अपने आगे वाले सवालों को। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि सवाल पढ़ते समय उन शब्दों पे ध्यान देना है कि जो शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे नहीं का शब्द, सबसे पहले सवाल हम पढ़ेंगे, और जब भी हम सवाल पढ़ें ऑब्जेक्टिव सवालों में क्या करना है हमें, सवाल हमेशा देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्टिव सवाल में कम से कम 150 सवाल होते हैं, 200 सवाल होते हैं, कहीं कहीं 100 सवाल होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवालों में हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमें लीनियर वे में सवाल नहीं सॉल्व करने हैं। लीनियर वे में एक रेखांकी हमें सवाल नहीं पढ़ने हैं। ठीक, एक रेखांकी जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वह एक वह एक सुचारू रूप से उसमें अभ्यस्त होने लगता है कि नहीं नहीं, हमें इसी तरीके से सोचना है। ठीक, तो आज हम सवालों के साथ, अब सबसे पहला सवाल है हमारा, धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है। सबसे पहली बात कि धन विधेयक जो है हमारा, वो कौन से वे संविधान में इसका उल्लेख कहां किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है, सबसे पहले तो ये बताना है हमें। धन विधेयक का संविधान में उल्लेख कहां किया गया है, धन विधेयक का संविधान में उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद बताइए। धन विधेयक का संविधान में किस अनुच्छेद में किया, धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है, अपने कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंचल ने बताया, ए बताया है। ठीक है, धन विधेयक को सदन के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सही है कि गलत है? सबसे पहले दोनों सदनों में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक को हमारे लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक, तो पहला तो ये हमारा गलत हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। आपने जीएसटी जो पारित हुआ, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि जीएसटी जो विधेयक पारित हुआ, जीएसटी विधेयक जो पारित हुआ, वह धन विधेयक के रूप में पारित हुआ कि वित्त विधेयक के रूप में, धन विधेयक के रूप में पारित हुआ कि वित्त विधेयक के रूप में। जीएसटी जो पारित हुआ वो किस विधेयक के रूप में पारित हुआ, धन विधेयक के रूप में कि वित्त विधेयक के रूप में, ये आप में से कोई मुझे बताए। धन जीएसटी जो पारित हुआ,
जीएसटी जो संविधान संशोधन में पारित हुआ वो धन विधेयक के रूप में पारित हुआ कि वित्त विधेयक के रूप में पारित हुआ? आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जीएसटी जो पारित हुआ हमारा, ठीक, देखिए जीएसटी जो पारित हुआ, जीएसटी में कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। ठीक, संविधान संशोधन था। ये हमारा एक साधारण विधेयक के रूप में पारित हुआ, या तो आप कह सकते हैं इसे वित्त विधेयक के रूप में, वित्त विधेयक के रूप में पारित किया गया। ठीक, या आप इसी को कह सकते हैं साधारण विधेयक के रूप में, साधारण। ये बात मैं क्यों पूछ रहा हूं? ये बात मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जीएसटी जो किससे संबंधित है? ये कराधान से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 110 क्या कहता है? जैसे आप लोगों ने जवाब दिया, आर्टिकल 110 जो है वह धन विधेयक से संबंधित है, वो धन विधेयक से संबंधित है। लेकिन उसमें लिखा क्या गया है? कराधान संबंधित विधेयक को धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाएगा, धन विधेयक। ठीक, हाँ, तो आपने कहा धन विधेयक, नो, वित्त विधेयक के रूप में, साधारण विधेयक के रूप में पारित किया गया, धन विधेयक के रूप में नहीं पारित किया गया। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। ठीक, तो 101वां संविधान संशोधन था, तो ये कराधान शब्द का जब प्रयोग किया गया है हमारे 101वां जो संविधान 110वां जो अनुच्छेद है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। तो लेकिन ये पारित हुआ है हमारे वित्त विधेयक के रूप में। सरकार ने यहीं पर अपनी चालाकी दी। अगर धन विधेयक के रूप में पारित होता तो क्या होता? धन विधेयक के रूप में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो क्या हो जाता है? अपने यार दोस्तों को भी भेजिए, वीडियो भेजिए और इसमें लाइक शेयर करवाइए। ठीक है, ठीक, तो सवाल हमारा क्या था? तो लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राज्यसभा के पास बस क्या है धन विधेयक के संबंध में अधिकार? कि वो 14 दिन में उस विधेयक पर पुनः विचार करके उस विधेयक को लौटा सकती है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यहीं पर राष्ट्रपति के पास जो एक कार्यपालिका को नियंत्रण करने की जो शक्ति थे, वहीं पे इससे मुक्ति प्राप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी बात हमारी सही है। तो जिसने सवाल का जवाब ए दिया है वह सही है। ठीक, अब बताना है हमें निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। अब नहीं किया जा सकता, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं, कौन कौन से उनके कर्तव्य हैं, ये पता होना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं, किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं कैग का अनुच्छेद बताइए, कौन सा अनुच्छेद है, किस आर्टिकल में है कैग? कैग हमारा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 149। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद होना चाहिए। आर्टिकल 149। इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य क्या करता है कैग?
कैग कार्य क्या क्या करता है? हाँ, कैग में 148 कह रहे हैं, 148 में कैग्स का क्या है? 148 में कैग की नियुक्ति है। क्या है? नियुक्ति किस में है? 148 में है। 159 में, 149 में क्या है? उसके कर्तव्य हैं। 150 में क्या है? और 151 में क्या है? ये उसके उसके जो क्या कहते हैं, वो खातों का, संघ और राज्य के खातों का जो पुनर्रक्षण करेगा, वह किस संदर्भ में करेगा, उससे संबंधित है। ठीक, बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब दीजिए और कैग कैग के कर्तव्यों के बारे में क्या बात की। देखिए, कैग क्या काम करता है? कैग का कार्य है, जो हमारा कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित तो 4 अनुच्छेद है। एक है 148, 149, 150, 151। यहां पे इसकी नियुक्ति है, यहां पे इसके कर्तव्य हैं, यहाँ पे इसके केंद्र और राज्य के बीच जो खातों का जो वितरण है, और यहाँ पे उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट है। ठीक, और क्या है कैग का कर्तव्य? क्या है कैग का कर्तव्य? ये है कि जो वित्त प्रशासन की जो बात की गई, जो वित्त प्रशासन जो है हमारा, ये वित्त प्रशासन का महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। यह केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यों के बीच में धन के बंटवारे का ऑडिट करता है, उसके जांच करता है, उसकी धन के बंटवारे की ऑडिटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है। उस ऑडिटिंग को ये राष्ट्रपति के पास सौंपता है। ठीक, क्या के कर्तव्य? अब हम सवाल पे आते हैं, कर्तव्य नहीं है। ठीक, सवाल क्या कह रहा है हमारा? पहला सवाल क्या कह रहा है? भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षक करना है, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक, तो ये बात संचित निधि, जो हमारी कंसोलिडेटेड, जो हमारी फंड है, उस पे ये अपनी क्या करता है? लेखा परीक्षण करता है। उसका लेखा परीक्षण मतलब उस उन ऑडिटिंग, उसकी ऑथराइजेशन को चैलेंज करता है कि उसमें जो धन का आवंटन किया गया है वो सही है या नहीं है। आकस्मिक निधि और लोक लेखा होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षक करता है, सभी निधियों पे करता है। आकस्मिक निधि में वो इमरजेंसी फंड में भी करता है, लोक लेखा में भी करता है, दोनों में करता है। ठीक, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये दोनों कार्य भी ये करता है। चौथा क्या कर रहा है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निगमन का नियंत्रण करना। निगमन का, ऑडिटिंग का नियंत्रण करना नहीं करता है ये, उसके ऑडिटिंग का नियंत्रण नहीं करेगा ये। ठीक, और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। यह इस बात की सुनिश्चित नहीं कर रहा कि राजस्व जमा हो या नहीं जमा, इससे इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये अपने सुझाव देगा, ये उसका प्रतिवेदन स्वीकार करेगा, उसका ऑडिटिंग करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सार्वजनिक धन की संपत्तियों का निर्गमन और नियंत्रण करना और सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, यह इस बात की पुष्टि
नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल लगभग लोगों का गलत है। यह सवाल लगभग लोगों का गलत है। अब देखिए, जैसे कि पॉलिटी में क्या है ना, हमें ये बात देखिए, पॉलिटी कैसा सब्जेक्ट है? पॉलिटी एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। ये एक गणितीय सब्जेक्ट है। गणितीय सब्जेक्ट, और गणितीय सब्जेक्ट की विशेषता ये होती है कि उसमें क्या होता है, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। अब ये जो x है, ठीक, अब ये x हर एक संदर्भ में अलग अलग होगा। हर एक संदर्भ में, हर एक चैप्टर में ये x अलग अलग होगा, कि वहां पे आपको उस चीज अलग अलग कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, तब जाके वो चीज हो जाएंगी यहाँ पे क्लियर। ठीक, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, एक एक सीक्वेंस से अगर हम उस चीज को पढ़ेंगे और उस चीज को देखेंगे, वो चीज हमारी ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अगला सवाल बताइए। भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों में से बताना है हमारा कौन सा कथन सही है। ठीक, योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। क्या योजना आयोग कैसी, क्या है ये योजना आयोग? क्या है योजना आयोग? एक गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक है। क्या है ये? गैर संवैधानिक है। ठीक, ठीक है, क्या ये अपनी जवाबदेही संसद के प्रति जवाबदेह है? आप लोग जानते होंगे इस बात का। ठीक, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रहीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके? भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बताना है हमें ये बात। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। सही है बताना है। पहला तो हमारा जवाबदेही संसद के प्रति है ही नहीं, ये बात तो हमने समझ गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष नहीं है। ठीक, 35 वर्ष है, ये 40 वर्ष यहाँ पे गलत हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक, भारत का प्रधानमंत्री होता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के दोनों सदनों के सत्रहीन ना होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 2 आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है? 220, 120, 120, 123 में है। 123 में है अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रहीन होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है जब दोनों सत्र नहीं चल रहे हो, संसद में लोकसभा ना चल रही हो, ठीक, राज्यसभा तो चलती है, ठीक, तो उस केस में भी अगर राज्यसभा भी नहीं चल रही तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? सबसे पहले प्रोटोकॉल के रूप में कौन किसको रिसीव करेगा? कौन किसको रिसीव करेगा? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, या राज्य का राज्यपाल आता है, तो प्रोटोकॉल के क्रम में क्या उसमें कौन सा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा, ये बताना है हमें।
देखिए सबसे पहले प्रोटोकॉल में क्या कौन होता है हमारा, सबसे पहले प्रोटोकॉल के क्रम में हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक। दूसरे पे हमारे पास कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तीसरे पे कौन होता है हमारे पास, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। चौथे पे कौन होता है, चौथे पे होता है अपने राज्य के, उस राज्य के राज्यपाल होते हैं, उस राज्य के, ठीक। उससे पहले क्या होता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक। उस राज्य से संबंधित राज्यपाल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पूर्व राष्ट्रपति की बात कर रहा है, राष्ट्रपति नहीं पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। उस राज्य के राज्यपाल, मतलब यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात कर रहा है, अपने राज्य के राज्यपाल, ठीक। बताइए बताइए, इसका इसका जवाब दीजिए। निम्न कथनों पे विचार कीजिए, वित्त आयोग के कार्य बताने हैं, वित्त आयोग के कार्य बताने हैं। वित्त आयोग के कार्य बताने हैं। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वित्त आयोग के कार्य में क्या है, ये केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है, बंटवारे से संबंधित है, ठीक है, ठीक। आर्टिकल 280 भी है ना इसमें, तो इसमें क्या बताना है, उनके कार्य बताना, भारत की संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, ठीक है, ये बताना है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, ये कोई अनुमति नहीं देता, ये अनुमति नहीं देता, ये केवल सिफारिशें करता है, सिफारिशें करता है, ठीक है, अनुमति अनुमति नहीं देता है। प्राप्त करों को राज्य के भागों में बांटने की बात करता है। सहायता अनुदान के लिए राज्य को आवेदनों पे विचार करता है, विचार करने की बात है तो हाँ ये विचार करेगा। संघ सरकार और राज्य सरकार में बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर सही या नहीं है इसकी देखरेख करना, उसकी रिपोर्ट देना, ये कार्य रिपोर्ट देना, ये कार्य हमारा कैग करता है, ये कार्य कैग करता है। वित्त आयोग ये कार्य नहीं करता। वित्त आयोग कौन कौन से कार्य करता है, ये दो कार्य करता है हमारा, हमारा वित्त आयोग ये दो कार्य करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर बताइए, 7वां नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन गण में कौन कौन शामिल होते हैं, लेकिन उसको पदच्युत करने के लिए, उसे पद से हटाने के लिए, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कौन नहीं होता है, उस पर महाभियोग चलाने के लिए कौन नहीं होता है, ये बताना है हमें।
देखिए, भारत का राष्ट्रपति जब बन जाएगा, ठीक, उसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधानसभा इसमें दिल्ली और प्लस पौंडुचेरी के भी हैं, ठीक। महाभियोग में कौन नहीं शामिल होगा? अब तो वो राष्ट्रपति सबका हो गया। जब राष्ट्रपति तो सबका हो गया, चलेगी चलेगी, मैम की क्लास चलेगी, परंतु राष्ट्रपति सबका हो गया। अब राष्ट्रपति सबका हो गया तो उसको हटाने के लिए सभी भाग लेंगे, लेकिन कौन नहीं लेगा? राज्यों की विधान परिषद और राज्य की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषद और राज्यों की विधान सभाएं, इन दोनों में अंतर क्या है? ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये कब कार्य करती है और ये कब कार्य करती है? ये कब कार्य करती है? ये कब कार्य करती है? ठीक, ये बताइए। राज्यों की विधान परिषद और राज्यों की विधान सभाएं, विधान सभाएं और विधान परिषद, विधानसभाएं और विधान परिषद। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने में विधानसभाओं का भाग होता है कि विधान परिषद का भाग होता है? विधान परिषद सदस्यों का नहीं होता है, मतलब कि जो यहां से एमएलसी बनते हैं ना, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? प्रधानमंत्री के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। जल्दी जल्दी अपना कमेंट दीजिए। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों में अपनी मंत्रियों के चयन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ भाई, स्वतंत्र है वो, ठीक है। इस विषय में भारत के, लेकिन मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर, 6 महीने की समय सीमा भी दी गई है कि चुनाव जीतना पड़ेगा। किसी विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करने के लिए मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करना। हाँ, मंत्रिमंडल के सहयोग के चयन की बात की गई है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने से पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता, पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे ऐसा नहीं किसी को भी मंत्री बना दे, नहीं, उसे 6 महीने के अंदर, 6 महीने की समय सीमा दी गई है, ठीक है। दोनों में से किसी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों में से कहीं का होना चाहिए, ठीक। में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, वक्तव्य सही है, हाँ, पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ठीक, मंत्रियों में काम करने के लिए, ठीक है। अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को चयन करने के लिए सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में नहीं है। स्वविवेक करने की शक्ति का प्रयोग
स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति में नहीं निहित है, वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति में भी नहीं है, राष्ट्रपति में भी नहीं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। स्वविवेक की शक्ति किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे बताना है। राजनैतिक विरोध प्रदर्शन की निम्नलिखित में 4 स्वरूपों में उस व्यक्ति का नाम आधारित है जिसमें सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। यह सवाल का जवाब देने वाले का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होगा। कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बायकाट ने, इन्होंने भूदान से संबंधित इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए थे। ठीक है, राजनीतिक हथियार का उपयोग उन्होंने किया था कि कैसे किसी अगर सरकार से हमें अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो उससे हम कैसे उसको हम कैसे अपने अपने लिए बाध्य करके हम अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं, उसकी बात इन्होंने अपने 1980 में बायकॉट शब्द का प्रयोग जो है इन्होंने किया था, चार्ल्स जी ने किया था। कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बायकाट नहीं, ब्रिटिश मतलब भूमि के दलाल थे वो, तो वो इसके संदर्भ में अपनी बात ज्यादा से ज्यादा भूमियों का आवंटन और उसको हथियाने के लिए उन्होंने राजनीतिक हथियार का प्रयोग किया था। ठीक, अगला सवाल बताइए। विभिन्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बताइए। अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग से विशेष बहुमत से पारित, देखिए विशेष बहुमत 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। ठीक, साधारण बहुमत, धन विधेयक वित्त विधेयक एक में आ गए, और एक संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के लिए कौन सा विधेयक चाहिए? क्या साधारण विधेयक? साधारण विधेयक के लिए तो साधारण विधेयक की बात हो गई, तो ये तो चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। धन विधेयक, दोनों सदनों की क्या जरूरत है? इसमें लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक, वित्त विधेयक मतलब वित्त विधेयक एज अ साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको इन सब पीडीएफों, ये सारे सवालों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कर ले, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको स्कैन कीजिए और आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और चैनल का हमारा एक ये द स्मार्ट विजन क्लासेस का एक एंड्रॉयड ऐप है, आप लोग उसको अपने में इंस्टॉल कर लीजिए और समय समय पे जो क्लासेस से संबंधित जो सूचनाएं हैं, कुछ पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, सीटेट के लिए एक पेड बैच चल रहा है, शिक्षा चयन संस्थान आयोग की जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उन सभी के लिए कुछ ना कुछ बैचेस लाए जा रहे हैं। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उससे संबंधित आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा और जो भी बैचेस आएंगे वो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल पाएगा। ये हमारा एक नया प्रकाश है, एक नई उम्मीद है, जहाँ पे आप लोग अपनी सारे डाउट्स को अच्छे से, हमारा मेन उद्देश्य स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन है और सिलेक्शन पे हम लोग का मेन ध्यान है। आप लोग जैसे इस चैनल से जुड़ेंगे इतनी प्रैक्टिसेस है, हर एक सेशन के, हर एक कॉन्सेप्ट क्लास के बाद, हर एक थ्योरी क्लासेस के बाद कम से कम 50 से 100 सवाल दिए जाते हैं, उसमें टेस्ट लिए जाते हैं जहाँ पे आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। सारी चीज़ों का एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक अच्छा मापदंड के साथ एक अच्छे शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया और समझाया जा रहा है। तो इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और
अपने व्यूज बढ़ाते रहिए और लोगों तक इसको पहुंचाते रहिए। एक नया इनिशिएटिव है, आप लोग का सहयोग चाहिए, इसमें आप लोग करते रहिएगा। और भी जो बातें हैं, ये एलटी ग्रेड के लिए, जैसी प्रवक्ता के लिए निःशुल्क पूर्णता समान अध्ययन की क्लासेस चल रही हैं, इसमें जाके आप लोग संपर्क करिए और उसी के साथ साथ उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके सवाल आपको हूबहू फंसाने की गारंटी यहाँ पे, हूबहू एकदम आयोग जैसा सवाल पूछ रहा है। अभी क्या कहते हैं, मैथ का एग्जाम हुआ था, उसमें जो समान अध्ययन के सवाल आए थे, एक बार समान अध्ययन के सवाल उठा के देखिएगा और बस मैराथन वाली क्लास देखिएगा, उसमें से 4 सवाल तो ऐसे के ऐसे सवाल आ गए हैं। 4 सवाल तो एकदम हूबहू वैसे प्रिंटेड हैं। तो बड़ा रिसर्च करके कई सारी किताबों को खंगालने के बाद से वो सवाल लाए जाते हैं। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम मेहनत कर रही है। तो इतने ऐसी ऐसी जगह से सवाल लाए जा सकते हैं। मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं हर एक विषय से, उन सभी विषयों के निचोड़ को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कहा जाता है कि गागर में सागर वाली बात, वो है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आज सवाल कुछ कम थे। हाँ, कल पुनः एक लंबे सवालों के साथ आएंगे। अब से हम लोग एक रेगुलर श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। 40 सवाल हमारे रेगुलर आते रहेंगे और आप इसमें जुड़ते रहिएगा। और सुबह 9:40 9:30 से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग आते रहिएगा। आप लोग को का दिन शुभ हो। शुभकामनाएं। धन्यवाद।